अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम सुनने वालों को, जो चाहे कराची की मसरूफ़ गलियों में हो, स्वात की खूबसूरत वादियों में हो, लाहौर की पुररौनक सड़कों पर या पंजाब और सिंध के खामोश कस्बों में रहते हो, खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस दुश्मन की बात करेंगे वो आपके, मेरे और तकरीबन हर घर में किसी न किसी सूरत में मौजूद है। ये वो दुश्मन है जो खामोशी से आता है और हमें नुकसान पहुंचा के फिर वो हमारे घरों से निकलता है। हम उस दुश्मन को पहचानते हैं और उसको आज की इस नशिस्त में कोशिश करेंगे कि वो तरीके ढूंढें कि हम उसको घर से बाहर का रास्ता दिखा सकें। फर्ज कीजिए नाजरीन कि आपकी जो रगें हैं वो एक दरिया की तरह हैं और उन दरियाओं में खून जो है वो जिंदगी की तरह बहता है। उस खून को पंप करने वाला मेहनती दिल जो 24 घंटे काम करता है वो उस खून को रवानी से भेजता रहता है। मगर अगर कोई उस खून के दरिया के ऊपर बंद बांध दे या उन दरियाओं के पुश्तों को सीमेंट या बजरी या पत्थरों से सख्त करना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर उसके बहाव में इजाफा हो जाएगा। इस इजाफे को, इस तनाव को हम टेंशन कहते हैं और खून की इस टेंशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जी आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की, जो कि एक खामोश दुश्मन है और आपके और मेरे घर में हर दूसरे शख्स को ये मौजूद है। आपको इल्म होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और पाकिस्तान में अगर आप सुनना चाहें तो हर 3 में से 1 शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। अब वो बीमारी इतनी आम हो चुकी है, यानी हाइपरटेंशन इतनी आम हो चुकी है कि हम लोग इसके बारे में ऐसे ही बात कर देते हैं कि जी मुझे तो ब्लड प्रेशर है, मैं तो गोली खाता हूं ब्लड प्रेशर की। आखिर ये इतना आम है क्यों? पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर 3 में से 1 बंदों को ये ब्लड प्रेशर क्यों है? नाजरीन, इसकी वजह अगर हमारी नानी और दादी को ब्लड प्रेशर हो तो वो एक आम फहम बात है और वो समझ आती है कि उम्र के साथ उनकी खून की नालियां सख्त हो जाती हैं और उनमें तनाव आ जाता है और इसके अलावा खून के छोटे छोटे लोथड़े मुख्तलिफ किस्म की नालियों को तंग करते हैं और उसकी वजह से खून का प्रेशर बढ़ जाता है। मगर अब अगर हम देखें तो हमारे नौजवान 30-40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर के मरीज का शिकार होते हैं। ये एक अलार्मिंग बात है कि 30-40 साल की उम्र में अगर उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। आइए चंद वजूहात पे तवज्जो देते हैं जो कि आम हैं और आपको समझ भी आएंगी वो वजूहात। सबसे पहले तो हमारी डाइट। हमारे पाक-ओ-हिंद का खाना बहुत लजीज और बहुत रंग बिरंगा होता है, मगर हमारी एक अलमिया है कि हम इसमें नमक का इस्तेमाल बहुत करते हैं। नमक, चाहे आप सुबह का खाना हो जिसमें आप चने खाते हैं और नान खाते हैं, नान में भी नमक है, चने में भी नमक डालते हैं। दोपहर को आप अचार के साथ रोटी खाते हैं और सालन खाते हैं और सालन में भी नमक डालते हैं। और तो और हम चाहें और हम आम तौर पे चाहे ना चाहें हम खाते इस तरह हैं कि हम मीठा फ्रूट भी नमक डाले बगैर नहीं खाते। तो इतना ज्यादा नमक खाने की वजह से हमारे अंदर खून की नालियों में सिकुड़ाव पैदा हो जाता है और जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा हम जब सुबह उठ के घर से निकलते हैं काम के लिए, हमारे बाप दादा जो थे वो जाते थे और जाकर खेतों में हल चलाते थे और सारा दिन मजदूरी करके जब घर रात को वापस आते थे तो उनके जिस्म मुशक्कत की वजह से किसी भी बीमारी को एक्सेप्ट करने में इनकारी होते थे। मगर हम सुबह उठते ही गाड़ी में बैठते हैं, दफ्तर की टेबल पे जाके बैठते हैं, उसके बाद वापस गाड़ी में बैठ के आकर बिस्तर पे सो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सेहत के लिए कॉन्शियस होते हैं और वो वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, हर चीज करते हैं, मगर अक्सरियत सहल पसंदी का शिकार हो चुकी है।
اس کے علاوہ ہم اور کیا کرتے ہیں؟ ہم اور یہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سٹریس بہت ہے، ڈپریشن بہت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ڈپریشنز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں یا کوئی اور ایشوز ہیں۔ ہم ایون کہ اگر روڈ پہ جا رہے ہیں اور ہمارے سامنے کسی رکشے والے نے بریک لگا دی اور ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو غصے سے ہمارا برا حال ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر عدم برداشت ہے۔ یہ جو سٹریس ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، ہمارے اندر ایسے کیمیکلز کو جنم دیتا ہے جو کہ ہماری خون کی نالیوں کو سکیڑتی ہیں۔ مثلاً ایڈرینلین ہو گیا، کورٹیسول ہو گیا، یہ ایسی کیمیکلز ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بڑھتے ہوئے پیٹ ہے، ہمارا وزن تقریباً موٹاپا اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں موٹاپا بہت عام ہے۔ اس وزن کے بڑھنے کی وجہ سے دل کے اوپر پریشر بہت بڑھتا ہے کہ جتنا زیادہ دل کے لیے ایک والیوم ہوگا کہ ایک جگہ کو اس نے بلڈ سپلائی کرنا ہے، جتنا زیادہ یہ ہوگا اتنا جو ہے دل کا پریشر بڑھ جائے گا۔ ایک اور بات، یہ جو گولی آپ کھاتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری بیوی یا میری نانی یا میری ماں ایک گولی کھا رہی ہے اور میں بھی وہی گولی کھانے شروع کر دوں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ WHO کے لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے اور میڈیکل کے لحاظ سے ہر ایج گروپ کے لیے، مرد و عورت کے لیے، ڈیفرنٹ ویٹ کے لوگوں کے لیے دوائیاں ڈیفرنٹ ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی۔ ایک دوائی سب کے لیے معجزے نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ دوائیاں جو ہیں یہ آپ کی جان نہیں بچاتی، یہ آپ کی صرف کمپینین ہیں، آپ کی دوست ہیں۔ آپ کی گولی جو ہے وہ روزانہ آ کر ان جو آپ کے دریاؤں کے اوپر بندھے ہوتے ہیں یا ان کے کنارے سخت ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ کنٹرول کرتی ہے۔ تو بلڈ پریشر کی گولی بیسیکلی آپ کو، آپ کے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے، وہ آپ کو بچاتی نہیں ہے۔ بلڈ پریشر کی گولی بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا کسی وجہ سے اور آپ ٹھیک ہو گئے اور پھر آپ نے وہ دوائی چھوڑ دی، تو یہ آپ کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اس طرح دوائی چھوڑنے سے آپ کا بلڈ پریشر دوبارہ بڑھ جائے گا، اور دوبارہ بڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو گولی ہے وہ تو آپ کو اجازت نہیں ہے چھوڑنے۔